The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Artshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं विच इज़ इंटीग्रेशन. अगर आपको मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स या फिर इकोनॉमिक्स के कोर्स चाहिए, आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, MEC 103, BCC 102, 107, इस तरीके के आपको किसी भी कोर्स का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. हमारे ऐप का नाम अर्थशाला है. अर्थशाला जाके आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा. आपको उसको डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेट के लिए अगर आपको मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जैसे कि अभी जुलाई अगस्त में या फिर जब भी नेट का एग्जाम होगा, नेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए मैथ्स, स्टैट्स, इको ट्रिक्स जो है वो पूरा कोर्स हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. अगर आप मैथ्स, स्टैट्स, इको ट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इनसे रिलेटेड किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी कुछ भी क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं. और हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर इकोनॉमिक्स. ठीक है, शुरू करते हैं. देखिए, हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन. ठीक, इंटीग्रेशन का एक नाम होता है एंटी डेरिवेटिव. ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा. तो जो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं. देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डेरिवेटिव से बहुत पहले डिस्कवर किया गया था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि जो डेरिवेटिव है वो उसका उल्टा होता है. इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो पहले डिस्कवर किया गया था या पहले बनाया गया था. अब इंटीग्रेशन होता क्या है? ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स. हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ टेस्ट एक्स. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें एफ टेस्ट एक्स तो हम किस पे पहुंच जाएंगे? इस पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. और ए फंक्शन इज कॉल्ड ए प्रीमिटिव भी बोल देते हैं, कुछ बुक्स में इसको प्रीमिटिव भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड प्रीमिटिव और एन एंटी डेरिवेटिव इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, यानी कि क्या होगा जो मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव का उल्टा. यानी कि अगर हम अभी एक डेरिवेटिव से फंक्शन ड्राइव कर रहे थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने इसको डिफरेंशिएट किया और एक फंक्शन को डेरिवेट किया. ठीक है, यही अभी तक हम कर रहे थे. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा जो भी हम डेरिवेटिव में कर रहे थे उसका उल्टा ऑपरेशन सब हम लगाएंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. पहला होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल. ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है फैमिली ऑफ ऑल प्रीमिटिव. यानी कि इसमें क्या होता है? फैमिली ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्रीमिटिव विथ सम कांस्टेंट. ठीक है, आज की इस वीडियो में हम केवल इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे. जब हम डेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे तो इसको अलग से समझेंगे. फिलहाल हमें केवल इंडेफिनिट इंटीग्रल समझना है. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. देखिए, समेशन मैंने आपको क्या बताया था, जो डेरिवेटिव था वो क्या बता रहा था? काइंड ऑफ ब्रेक डाउन कर रहा था, चेंज बता रहा था. यानी कि टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू आ रहे थे तो क्या बता रहा था? चेंज इन ए यूनिट हमारा डेरिवेटिव बता रहा था. लेकिन क्योंकि ये चेंज है, आपको पता है टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, तो हम क्या करते थे इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दे रही हूँ. तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे. ठीक है, यानी कि लेट्स से अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू 100 है और फिर हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो हुआ 120, तो हम क्या करते थे? मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते थे. याद है? इतना सबको याद होगा. और अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, ठीक है, लेट्स से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमको गिवन है 20, 40, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते थे? 20 और सेकंड में ऐड करते थे. ठीक है, तो हमारा काइंड ऑफ क्या बता सकते हैं? चेंज बता सकते हैं. जो हमारा डेरिवेटिव था वो डिफरेंस बताता है.
चेंज बताता है, तो इंटीग्रेशन क्या बताता है, समेशन बताता है, सम बताता है, वो चीजों को ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये रफली एस का सिंबल है। ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में एस का ये एक फैब्रिकेटेड फॉर्म है जो इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसको हम लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एफ एक्स क्या है हमारा बच्चे, एफ एक्स इसमें हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, उसके बाद में इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन है, और ये हमारा वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा इंटीग्रल। इतना समझ में आया, किस तरीके से टर्मिनोलॉजी होती है वो समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुछ एक चीजों को। एन इंटीग्रल इज अ फैमिली ऑफ ऑल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। जब हम इंटीग्रल करेंगे इंडेफिनिट, तो उसमें c हम हर बार इंटीग्रेशन करने के बाद लगाएंगे, यानी कि हर बार कांस्टेंट टर्म जो है वो लिखेंगे। अब ये कांस्टेंट टर्म क्यों लिखी जाती है वो मुझे आपको समझाना है। देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला समझिए, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर हम इससे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालें xn, यानी कि इसको इंटीग्रेट करके पहुंचेंगे तो क्या बनेगा, पुराना डेरिवेटिव का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि पुराना जो डेरिवेटिव है वो निकल के आएगा। तो x n की पावर 1 अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम डेरिवेटिव का उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि किसी भी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला। अब अगर हमें उस डेरिवेटिव से उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा वो जो डेरिवेशन का फंक्शन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब एक बात समझिए, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। मुझे अगर इसको डेरिवेट करना है तो क्या आंसर होगा, 2x, क्योंकि जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2x। लेट्स से मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करना है, तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, 2x। ठीक है, इसका भी 2x होगा, इसका भी 2x होगा। लेट्स से मुझे करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, मैं ये c का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, उसका भी डेरिवेटिव 2x है। मेरा फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव भी 2x है। मेरा फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव भी 2x है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, जब मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगी, ठीक है, तो जब मैंने 2x का इंटीग्रेशन किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन है, या फिर ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, या फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 का इंटीग्रेशन है। मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो दोनों का सेम है ना। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। यानी कि एक कुछ भी कांस्टेंट इसके साथ में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन हो भी सकता है। वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, प्लस 3 हो सकता है, वो कांस्टेंट 0 हो सकता है, वो कांस्टेंट माइनस 5 हो सकता है कि कई बार कांस्टेंट ना भी हो। ठीक है, अब इसको डेरिवेट कीजिए, 2x को डेरिवेट कीजिए। ठीक है, 2x को डेरिवेट किया हमने, इस फॉर्मूले में लगाइए, 2 बाहर आ जाएगा, x को डेरिवेट करना है, 2x x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, 2x की पावर 2, तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो देखिए सेम हम फंक्शन पे पहुंच गए ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेरिवेटिव का उल्टा कर देंगे तो सेम फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो डोंट यू थिंक कि जो हमने इंटीग्रेशन से निकाला है वो सेम फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ओनली कांस्टेंट का वैल्यू चेंज है। अगर कांस्टेंट हम 3 कर देंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट अगर हम 0 कर देंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, और कांस्टेंट अगर हम -5 कर देंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा।
इसीलिए जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन के बाद एक c को लिख देते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये कांस्टेंट होता है। अब फिर से इंडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन को समझते हैं। एन इंडेफिनेट इंटीग्रल इज ए फैमिली ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू fx प्लस c, ठीक है, टाइप है, जहां पे अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विच इज ए कर्व विच इज मेड बाय द शिफ्टिंग, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला याद कीजिए, मैंने वहां पे बताया। और अगर अब हम इस कर्व को शिफ्ट करते जाएं तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये हमारा क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल का कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंडेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को समझते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहला रूल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई भी फंक्शन है तुम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो और फिर उस फंक्शन को डेरिवेट कर दो तो आपको आपका फंक्शन फिर से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी फंक्शन है आप उसको पहले इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर उसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो आपको सेम फंक्शन जो है वो फिर से मिल जाएगा। और हम इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो एफ एक्स डी एक्स किस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री प्लस वन अपॉन एक्स थ्री प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या आया, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। हमने क्या बताया था, पहले किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करो उसके बाद में उसका डेरिवेटिव करो। तो अब इसका डेरिवेटिव करो, किस फंक्शन का, इसका, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी कीजिए इसका डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस सी। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, ठीक, x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, फॉर्मूला लगाइए d अपॉन डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, याद है डेरिवेटिव में समझाया था, फॉर्मूला लगाइए, इंटू 4x 4 माइनस 1 3 प्लस 0, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इस तरीके से। हमारा क्या है, 1/4 इंटू 4x क्यूब प्लस 0, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारा क्या आ गया, x क्यूब। तो क्या हमारा फंक्शन आ गया, सेम आ गया। तो ये इंटीग्रेशन का पहला रूल है, यानी कि हम किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करें और उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो हम सेम फंक्शन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर हम उल्टा करें, यानी कि अगर हम इस फंक्शन को, ये जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, हमने पहले इंटीग्रेट किया फिर डिफरेंशिएट किया। लेट्स सी कि अगर हम इसको पहले डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है। तो dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx होगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको इंटीग्रेट कीजिए, 3x स्क्वायर dx, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर 1 ऐड कर देंगे अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो क्या हुआ, हम फिर से सेम फंक्शन पे पहुंच गए, ठीक है। यानी कि आप पहले डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दीजिए या फिर आप पहले इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप दोनों ही कंडीशन में सेम फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। यह हुआ हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, व्हाट इज रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 is if there is a constant in the function
एंड यू हैव टू डेरिवेट दैट। तो यहाँ पे क्या होता था, हमारा कांस्टेंट 0 हो जाता था। मैंने अभी बोला कि अगर किसी फंक्शन में आपका कांस्टेंट होता था तो आप उस कांस्टेंट को 0 कर देते थे डेरिवेटिव टाइम, बट इन इंटीग्रेशन अगर जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में है, यानी कि हमारे पास एक कांस्टेंट है और उसके मल्टीप्लाई में एक फंक्शन गिवन है और हमको उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? एक फंक्शन है और उसके मल्टीपल में कांस्टेंट है और हमको उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट को बाहर निकाल के जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आया और फंक्शन को हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। रूल नंबर 3। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि हमें एक साथ जो फंक्शंस हैं, लेट्स से fx प्लस gx, इनका इंटीग्रल निकालना है, इनका प्लस निकालना है, माइनस निकालना है, यानी कि दो फंक्शन हैं, हमसे उनको कंबाइन करके पूछा गया है। कंबाइन करने के बाद में हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो कंबाइन करने के बाद में जब हमसे दो फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन है, दो फंक्शन को कंबाइन करके अगर डेरिवेटिव पूछा गया है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैसे निकालेंगे इसको? यानी कि अब हम क्या करेंगे, अलग अलग जो फंक्शन है उनको डेरिवेट कर देंगे, प्लस माइनस gx dx। तो अलग अलग जो फंक्शन है उनको क्या कर देंगे? डेरिवेट कर देंगे। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इंटीग्रल के। ठीक है, जैसे कि मैं लिमिट में बताती थी, जैसे कि मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में बताया, जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में बताया कि क्या करते थे, अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है तो हम क्या करते थे? याद कीजिए, लिमिट में मैंने बताया था कि दोनों फंक्शन की सेपरेट लिमिट निकाल के उसको एड अप कर देते थे या उसको माइनस कर देते थे। सेम वे दोनों फंक्शन का सेपरेट इंटीग्रल निकाल के उसको प्लस या माइनस कर देंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमको कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखने हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रल को हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूलेस भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, लेट्स सी द फॉर्मूलेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू xn था। तो इसमें हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? दूसरा था d अपॉन डी एक्स की पावर log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो हमको 1 अपॉन एक्स का अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c। इसी तरीके से अगर हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता था e की पावर x। अब इस e की पावर x का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? सेम फंक्शन आएगा, क्योंकि जो उसका डेरिवेटिव होता था वो भी सेम आता था। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जिस फंक्शन को हमने डेरिवेट किया, अगर फिर डेरिवेट करके जो आया, देखिए इस फंक्शन को हमने डेरिवेट किया और डेरिवेट करने के बाद हमारा ये आया, तो अब जो हमारा डेरिवेशन करने के बाद एक फंक्शन आया है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम पुराने फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। ये मैंने आपको रूल 1 में बताया था। अगर log x को डेरिवेट करके 1/x आ रहा है, तो अगर अब हम 1/x को इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा? log x। अगर ex को डेरिवेट करके ex आ रहा है तो ex को इंटीग्रेट करके फिर से ex आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डेरिवेट करने के बाद जो फंक्शन आया, अगर हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हम अपने नॉर्मल फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमने log x को डेरिवेट किया, डेरिवेट करने के बाद 1/x आया। अगर अब हम 1/x को डेरिवेट करें तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? log x प्लस c। ठीक है, लेट्स से हमको डेरिवेट करना है d अपॉन डी एक्स e की पावर ax अपॉन a। इसको हमें डेरिवेट करना है, तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन a, ये तो बाहर आ गया, कांस्टेंट ले लेंगे, तो डेरिवेट करना है e की पावर ax को। ठीक है, डेरिवेट कीजिए e की पावर x यानी कि e की पावर x। और चेन रूल मैंने क्या बताया था कि पहले हम पूरे फंक्शन को डेरिवेट करते हैं और उसके बाद में जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज होती हैं उसको डेरिवेट करते हैं। तो e की पावर x को डेरिवेट किया, तो e की पावर x क्या है? पूरा e की पावर ax। ठीक है, इसके बाद में हमने किसको डेरिवेट करना है? इसकी जो पावर है, पावर की वैल्यूज को डेरिवेट करना है, इंटू डी ax अपॉन
dx, ठीक है। 1 अपॉन ए इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू ए एक्स को डेरिवेट करेंगे तो a आएगा, इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स, ठीक है। यानी कि अगर हमने e की पावर ए एक्स अपॉन ए को डेरिवेट किया तो हमारा क्या फंक्शन है, e की पावर ए एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, यहां पर इंटीग्रेट कर दीजिए e की पावर ए एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने बताया e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है। तो e की पावर ax, ठीक है। अब डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव में हमने डेरिवेटिव निकाला और साथ में उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है लेकिन उसको डिवाइड करना है, ठीक है। इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। देखिए सेम फंक्शन पे पहुंच गए ना, ये देखिए आ गया ना सेम फंक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले में क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर ही डेरिवेटिव करना है। देखिए आगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वो जो फॉर्मूलेज होंगे उसमें फॉर्मूले के अंदर ही हमको डेरिवेट भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि अगर हम तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर हम क्यों इसमें डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये फॉर्मूले हैं और इनको आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारा है तो आपको नहीं लगता कि ये सेम फॉर्मूला है, x की पावर n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि ये जो ax प्लस b है अगर हम इसको पूरा फंक्शन मान ले तो वो सेम फॉर्मूला है। तो इसको डेरिवेट करके क्या आ रहा था, x की पावर n, यानी कि ax प्लस b की पावर n, ये आ गया हमारा डेरिवेट करके। अब हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लेट्स से ax प्लस b को हमको इंटीग्रेट करना है ax प्लस b की पावर n को, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट हम इसको किस तरीके से करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो कीजिए, x क्या है इसमें, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहां पे हमने जितना भी पढ़ा उसकी जो फंक्शन था वो केवल x था, यानी कि अगर हम x को डेरिवेट करें भी और उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो केवल x नहीं है और जो फंक्शन है उसमें और भी वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे हमने पूरा फंक्शन लिख दिया ax प्लस b n प्लस 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, यानी कि पूरे फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में एंड देन n प्लस 1 इन प्लस c। इस तरीके से हम करेंगे। आई होप इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। हमारा 6 फॉर्मूला क्या था, आप याद कीजिए, अगर हमको इस फंक्शन का डेरिवेट करना होता था d अपॉन डी एक्स की पावर ax इज इक्वल टू a की पावर x log x। तो अगर हमसे कोई बोले a की पावर x log x जो है इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या करेंगे, log a, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी। देखिए इसमें जो n है, n जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो उसमें फिर कोई मतलब नहीं बचता है। इसी तरीके से इसमें जो n है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और इसमें हमारा जो a है, a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो log होता है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक हमारा बचता है कि अगर हमको d ओवर डी एक्स केवल एक फंक्शन का करना है, x का करना है तो वो 1 होता था, इसीलिए अगर हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला है, लेट्स से आपको डेरिवेट करना है d अपॉन डी एक्स, किस फंक्शन को, log ax प्लस b अपॉन a। इस फंक्शन को आप डेरिवेट कीजिए तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन a लिख सकते हैं इसको, इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं log ax प्लस b, क्योंकि
1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लीजिए, इसको डेरिवेट करने की जरूरत है नहीं। log ax प्लस बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू लॉग ए एक्स प्लस बी। लॉग के फॉर्मूला क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो x क्या है पूरा ले लेंगे ax प्लस बी। और जब मैंने बताया चेन रूल, तो चेन रूल में क्या करेंगे, अब इसको डेरिवेट करेंगे ax प्लस बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। क्या है हमारा डेरिवेट करके 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे। मैंने बताया था log x का डेरिवेटिव होता है, याद कीजिए थोड़ी देर पहले बताया, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा log x, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स है तो कीजिए log ax प्लस बी, ठीक है, अपॉन। इसके बाद में मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करके डेरिवेट करते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रेशन का होता है, तो जो मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे क्या आएगा d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नहीं कह सकते, फॉर्मूला है, ठीक है। इस वीडियो में हमने समझा कि इंटीग्रेशन के जनरल फॉर्मूलेस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स रूल्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इंटीग्रेशन की टेक्निक को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे करना है, मैनिपुलेशन से कैसे करना है, बाई पार्ट से कैसे करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करना है, यानी कि जितने भी तरीके होते हैं उसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, और वो फिर किस तरीके से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं आप उनको अच्छे से समझ लीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलेज के बेस पे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस, आई होप यू लाइक माय लेक्चर। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। आफ्टर सब्सक्राइबिंग मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑन। और अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई भी कोर्स चाहिए तो आप पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।